ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेज में 67 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज लेकर आया है नीडी क्लासेज। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है हमारा और इसमें 45 दिनों का प्लान है। 45 दिनों में हम लोग पूरा बीपीएससी का सिलेबस कवर कराएंगे 100% गारंटी के साथ। इसमें बहुत सारे वीडियो आज आ भी चुके हैं। सबसे पहले मैंने एक टॉपिक वाइज प्लान दिया है जिसमें पूरा टॉपिक डिफाइंड है कि किस दिन कौन सा टॉपिक रहेगा, और इसमें हिस्ट्री जो है उसके वीडियो जा चुके हैं, बायोलॉजी के वीडियो चल रहे हैं और अभी बायोलॉजी का सीरीज ही कंटिन्यू है। लूसेंट बायोलॉजी सीरीज का, लूसेंट साइंस में बायोलॉजी सीरीज अभी कंटिन्यू है। तो इसमें अब नया टॉपिक फोटोसिंथेसिस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या है? प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो बन जाता है किसकी स्थिति में? तो जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या है, गुण, ये रिएक्शन का जो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 6CO2 + 12H2O किसके? प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अगर 6 मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के मिलते हैं, तो अब क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। 6 मोल जो है H2O का बनता है जल का, और 6 जो है ऑक्सीजन का बन जाता है। ठीक है, 6O2। बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस समीकरण है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि CO2 चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए क्योंकि इसी के प्रेजेंस में, इसी की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो पाता है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी आपको चाहिए। तो क्या क्या चाहिए आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण, ओस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पत्ती की जो कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उसमें जल शिरा से परासरण, ओस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा जो है ये क्या होता है? CO2 जो है वो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। अब एक्चुअल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, जो कि जड़ जो है शोषित करती है, और तो वही H2O में से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, वही H2O ब्रेक करके ऑक्सीजन दे देता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं। क्या, कौन कौन है? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन और जैंथोफिल। प्रश्न पूछ सकता है कि क्लोरोफिल के 4 घटक कौन से हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल A एवं B हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्रक होता है। तो हरे रंग का कौन सा होता है? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, और यह ऊर्जा स्थानांतरित यही करता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी यही होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, एक एटम होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण, अब देखिए क्लोरोफिल किस किस रंग को करेगा? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग। तो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है उसमें से बैंगनी, नीला, लाल रंग को ये अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछ देता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, किसमें सबसे कम होगा, यह भी पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया है ये, जिसको अपचयन और उपचयन दोनों भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है ये। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में, जो आपका जल है उसका क्या होता है? उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उससे ऑक्सीजन बनता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का रिडक्शन हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 बन जाता है। ठीक है। और H2O जो है उसका क्या होता है? उपचयन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन होता है इसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क केमिकल रिएक्शन। एक में प्रकाशहीन और एक जो है प्रकाश के प्रेजेंस में। अब हम लोग प्रकाश रासायनिक क्रिया को देखेंगे जिसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं।
यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। क्लोरोफिल में एक ग्रेना पार्ट होता है और वहीं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है। इसे हिल क्रिया, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो H2O है वो ब्रेक कर जाएगा और वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में बनेगा और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा जो है प्रकाश से मिलती है। अब इसके लिए अब एनर्जी कहाँ से चाहिए? जो एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? आपके फोटोन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये ऊर्जा फोटोन कहाँ? सनलाइट जो आएगा आपका, वही यहाँ इसको एनर्जी देगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऊर्जा जो है वो प्रकाश से मिलेगा। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है। अब ये प्रक्रिया जो है प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शन में, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ATP है। इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और NADPH है, ठीक है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। अब ये जो ATP निकला और NADPH निकला, अब ये मदद कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि जो रसायन प्रकाशहीन प्रतिक्रिया उसमें सूर्य का प्रकाश तो है नहीं, तो एनर्जी तो मिलेगा नहीं। तो ये जो एनर्जी है वह मदद कर देगा प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में, ठीक है। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि स्ट्रोमा में क्या होता है? प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। ग्रेना में क्या होता है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? शुगर। अब क्या है आपका, ग्लूकोज भी एक शुगर मॉलिक्यूल ही है, स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में और स्टार्च में, या शर्करा या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग प्लांट के हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, जिसको पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है ऑक्सीन्स है। ऑक्सीन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। अब देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते जाइएगा। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है? इसके कारण पौधों में सीड्स की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। पत्तियों का विलगन कौन रोकता है? ऑक्सीन्स रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। किस प्रकार के फल? अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। और यह फसलों को गिरने से भी बचाता है। प्रश्न आएंगे, फसलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाएगा? खरपतवार को कौन सा नष्ट करेगा? पत्तियों का विलगन कौन रोकता है? पत्तियों को गिरने से कौन रोकता है? फसलों को गिरने से कौन रोकता है? खरपतवार को नष्ट कौन सा करता है? तो ऑक्सीन हार्मोन जो है ये सब में मदद करता है। अब दूसरा जो हार्मोन है वो है गिबरेलिंस, जिसको हिंदी में जिब्रेलिंस भी कहते हैं। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने 1926 ईस्वी में की। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बीजों को अंकुरित होने के लिए कौन प्रेरित करता है? गिबरेलिंस। यह काष्ठीय पौधों में एघा, जिसको कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। तो जो भी उडी प्लांट्स हैं उनमें कैम्बियम की सक्रियता को कौन बढ़ाता है? गिबरेलिंस। इसके छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जो आप लोग देखते हैं कि अगर फूल काफ़ी बड़े बड़े अगर आकार के होते हैं या फल बड़े आकार के, तो गिबरेलिंस हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक है। गिबरेलिंस कवक से निकाले जाते हैं, एक कवक से निकाले जाते हैं गिबरेलिंस। अब तीसरा जो हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। खोज किसने की? मिलर ने, लेकिन नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। साइटोकाइनिन जो है अकेले काम नहीं करेगा, ये ऑक्सीन के साथ मिलेगा। नेचुरल ये फेनोमेना है कि ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करेगा। ये ऑक्सीन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद, सेल डिवीजन में मदद करेगा ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हार्मोन हो जाता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। प्रश्न पूछ देगा आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में कौन सा? तो साइटोकाइनिन। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। अब है एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABA, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961-65 ईस्वी में कार्न्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। तो पहले एडिकोट साहब और कार्न्स साहब ने किया और बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्ता अवस्था में रखता है। बीज को जो सुसुप्ता अवस्था में कौन सा हार्मोन रखता है? प्रश्न आ सकता है। तो ABA, एब्सिसिक एसिड। यह पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। पुष्पन में बाधक कौन सा है? तो ये बाधक वाला हार्मोन है।
वृद्धिरोधक हार्मोन है, सुषुप्तावस्था में बीजों को रखता है, पत्तियों को विलयन में मदद करता है, एब्सिसिक एसिड ABA। अब हम लोग आ जाएंगे पांचवा हार्मोन जो इथाइलिन है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलयन को प्रेरित करता है। तो ये प्रेरित करेगा इथाइलिन और रोकेगा कौन सा, तो एब्सिसिक एसिड ABA, ठीक है। अब छठा हार्मोन जो है फ्लोरिजेंस है। यह पत्ती में बनते हैं। पत्ती में कौन से हार्मोन बनते हैं, प्रश्न आ सकता है, तो फ्लोरिजेंस। लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, नाम से ही आप लोग देखेंगे फ्लोरिजेंस, तो फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। प्रश्न आएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये फ्लोरिजेंस है। ट्रोमेटिन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्जिलिक अम्ल है, ठीक है। डाई कार्बोक्जिलिक एसिड यही है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड COH होता है, तो डाई कार्बोक्जिलिक एसिड है, 2 COH मॉलिक्यूल रहेगा वहाँ, ठीक है। और ये ट्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। कोई भी कोशिका अगर डैमेज हो जाती है तो ट्रोमेटिन बनेगा और उससे पौधे के जख्म जो है वो भर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पादप रोग, प्लांट डिजीज, तो पहला विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे हम लोग, वायरल डिजीज। प्लांट डिजीज जो है काफी इंपॉर्टेंट, इससे 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं विभिन्न जो है PCS एग्जाम में। तो वायरल डिजीज हम लोग देखेंगे। तंबाकू का मोजाइक रोग, अब तंबाकू में एक मोजाइक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। तो क्लोरोफिल नष्ट होगा तो पत्तियां हरी से भूरी होने लगेंगी। और इस रोग का कारक क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस, TMB वायरस है। देखेंगे आप लोग टोबैको में क्या होता है कि पत्तियां जो है भूरी होने लगती हैं, उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसका मेन वायरस कौन सा है, TMB लग गया उसमें, टोबैको मोजाइक वायरस लग गया। अब इसका नियंत्रण कैसे है, रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। जो भी पौधे हैं उनको जला दीजिए, क्यों, क्योंकि वायरस नष्ट हो जाए वहीं, अन्यथा यह फैलता रहेगा। अब पोटैटो मोजाइक वायरस, यह रोग पोटैटो वायरस से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब हम लोग बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना जो है वो क्या है, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबोत एकत्रित हो जाती हैं। रंग परिवर्तन, कलर चेंज, तो हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोजाइक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमाहीनता होती हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।